एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। मतलब सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि किसी वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में एक टीम के खिलाड़ी फिजिकल फिटनेस के मामले में इतने आगे निकल जाएं कि वो मैदान पर औसतन अपने विरोधियों से 300 मीटर ज्यादा दौड़ रहे हों। बिल्कुल। सुनने में तो ये किसी एथलेटिक्स इवेंट का आंकड़ा लगता है। हाँ, वही तो। लेकिन आज हमारे पास द चैंपियन ब्लूप्रिंट नाम की एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट है जो ये दिखाती है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2025 का ओडीआई वर्ल्ड कप सिर्फ बल्ले और गेंद से नहीं जीता है। एकदम सही कह रही हैं। ये जीत साइंस और बायोमैकेनिक्स के दम पर मिली है। जी, तो आज के इस डीप डाइव में हम 47 साल के उस लंबे और थका देने वाले सूखे के खत्म होने की पूरी कहानी को डीकोड करेंगे। और ये कहानी सिर्फ मैदान पर नहीं लिखी गई, बल्कि डेटा एनालिटिक्स के कमरों में भी तैयार हुई है। इस जीत की अहमियत समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस 47 साल के इतिहास को देखना जरूरी है। हाँ, 1978 से ना। जी। जब 1978 में भारत ने पहली बार महिला विश्व कप होस्ट किया था, तब तो संसाधन एकदम ना के बराबर थे। फिर 2005 का फाइनल आया। और 2017 में लॉर्ड्स के मैदान वाली वो दिल तोड़ने वाली हार। बिल्कुल। वो ऐसे घाव थे जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डाला। तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराना सिर्फ एक मैच जीतना नहीं था, बल्कि उन 4 दशकों के मानसिक बोझ को उतार फेंकना था। एकदम। और इस पूरे बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था, वो था खेल के पूरे इकोसिस्टम का फाइनेंशियली बदल जाना। हाँ, ये द चैंपियन ब्लूप्रिंट रिपोर्ट के जो फाइनेंशियल आंकड़े हैं ना, वो सच में हैरान करते हैं। मतलब 2022 के महिला विश्व कप में कुल प्राइज मनी सिर्फ $3.5 मिलियन थी। और 2025 में ये राशि सीधा उछलकर $13.88 मिलियन हो गई। मतलब सीधे 297% की ग्रोथ। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा जंप है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये 2023 के पुरुष विश्व कप की $10 मिलियन की प्राइज मनी से भी ज्यादा है। सिर्फ विजेता भारतीय टीम को अकेले $6.5 मिलियन मिले। ये सच में ऐतिहासिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई सालों से एक पुरानी साइकिल चला रहा हो और अचानक से उसे एक प्राइवेट जेट की चाबी दे दी जाए। मेरा सवाल ये है कि क्या इस बेतहाशा बढ़ती प्राइज मनी ने खिलाड़ियों की साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी की परिभाषा ही बदल दी है? देखिए, आपकी ये प्राइवेट जेट वाली एनालॉजी बहुत सटीक है। जब किसी टूर्नामेंट में पुरुषों के वर्ल्ड कप से ज्यादा पैसा दांव पर लगा हो, तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज जाता है। कैसा मैसेज? यही कि अब ये खेल कोई चैरिटी या सिर्फ इक्विटी के नाम पर नहीं चल रहा है। ये अपने आप में एक बहुत ही सफल कमर्शियल प्रोडक्ट बन चुका है। सही कहा। और इसका सबसे बड़ा असर ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। अब भारत के किसी भी छोटे शहर में जब कोई लड़की बैट उठाती है, तो परिवार वाले इसे रिस्क नहीं मानते। हाँ, क्योंकि अब इसमें एक सिक्योर करियर है। बिल्कुल। ये जो फाइनेंशियल क्रांति है ना, ये खिलाड़ियों को मैदान पर आजीविका की चिंता किए बना अपना नेचुरल गेम खेलने की आजादी देती है। लेकिन निडर होकर खेलना हमेशा इतना आसान नहीं होता है, खासकर तब जब शुरुआत में चीजें आपके हिसाब से ना हो रही हों। हाँ, इस टूर्नामेंट की शुरुआत काफी उतार चढ़ाव वाली रही थी। जी, टीम ने पहले श्रीलंका को 59 रन और पाकिस्तान को 88 रन से हराकर बहुत सॉलिड शुरुआत की थी। सब कुछ बढ़िया लग रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो किसी को भी पैनिक कर सकता था। एकदम। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 हार। देखिए, किसी भी बड़े टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच हारना एक ऐसा पॉइंट होता है जहां अच्छे बिखर जाते हैं। ड्रेसिंग रूम का माहौल एकदम भारी हो जाता होगा। बिल्कुल। और हार का वो पुराना डर वापस आने लगता है, 2017 वाली फीलिंग। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ डू और डाई मैच में 340 रन बनाकर वापसी तो की, लेकिन असली टेस्ट तो सेमीफाइनल में था। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज। सामने 338 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट और भारत का स्कोर था 59 पर 2 विकेट, मतलब दोनों ओपनर्स आउट। ये बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट था। मेरा तो यही सोचना है कि जब कोई टीम पहले ही 3 हार का ट्रॉमा झेल चुकी हो और नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने 59 पर 2 हो, तो वहां हथियार डाल देना एक बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। कोई भी यही सोचेगा। तो क्या उस दिन कोई चमत्कार हुआ था या इसके पीछे कोई सॉलिड साइकोलॉजिकल तैयारी थी? देखिए, इस लेवल पर 341 रनों का ऐतिहासिक रन चेस चमत्कार से नहीं होता।
द चैंपियन ब्लूप्रिंट इस टीम के माइंडसेट को डिकोड करती है। 2017 वर्ल्ड कप फाइनल और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स फाइनल में टीम प्रेशर में आकर बिखर गई थी। ये एक मेंटल ब्लॉक था। हाँ, वो पुरानी बेड़ियां। लेकिन इस बार 59 पर 2 होने के बावजूद डगआउट में कोई पैनिक नहीं था। जेमिमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच जो 150 रनों की पार्टनरशिप हुई वो मास्टर क्लास थी। जेमिमा ने शायद 127 रन बनाए थे ना नाबाद? जी, 134 गेंदों में नाबाद 127 और हरमनप्रीत ने 88 गेंदों में 89 रन। इन्होंने प्रेशर को वापस ऑस्ट्रेलिया पर धकेल दिया। प्रेशर को वापस धकेलने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया सालों से दूसरी टीमों पर हावी होकर जीतता आया है, उन्हीं का हथियार उन्हीं पर इस्तेमाल करना। एकदम सही। उन्होंने सिर्फ विकेट बचाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कैलकुलेटेड रिस्क लिए और रन रेट को गिरने नहीं दिया। और इससे ऑस्ट्रेलिया की फील्ड प्लेसमेंट बिगड़ने लगी होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ये नहीं सोचा कि 48th ओवर में क्या होगा, वो बस प्रेजेंट मोमेंट में रहे। इसी ट्रेनिंग ने उन्हें पैनिक होने से बचाया। और 48.3 ओवर में 341 बना के मैच जीत लिया। ये सच में 47 साल पुरानी मेंटल बेड़ियों को तोड़ने जैसा था। और ये सिर्फ मोटिवेशनल बातों से नहीं होता। हाँ, क्योंकि अगर शरीर थका हो तो दिमाग चाहे जितना शांत रहे, गलतियां होती ही हैं। और यहीं पर रिपोर्ट का वो हिस्सा आता है जिसे द हिडन एज कहा गया है, जीतने का साइंटिफिक बेस। जी, लेकिन इससे पहले कि हमें साइंटिफिक मास्टर प्लान की गहराई में जाएं, मुझे लगता है ये सही समय है एक छोटी सी बात शेयर करने का। बिल्कुल। जो लोग हमारी आज की इस चर्चा को सुन रहे हैं और उन्हें ये डीप डाइव पसंद आ रही है, तो हमारी YouTube चैनल क्रिकेट दरबार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, क्रिकेट दरबार पर हम ऐसे ही बहुत सारे इन डेप्थ एनालिसिस और क्रिकेट के अनछुए पहलू लेकर आते रहते हैं। एकदम। तो वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, द हिडन एज। हाँ, तो जब हम टैक्टिक्स और साइंस की बात करते हैं तो बैटिंग और बॉलिंग के आर्किटेक्ट्स को देखना होगा। स्मृति मंधाना का नाम तो सबसे ऊपर आता है। उन्होंने टूर्नामेंट में 434 रन बनाए और फाइनल में शिफाली वर्मा के साथ उनकी वो 104 रनों की पार्टनरशिप। अरे वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आपको याद होगा 1996 के वर्ल्ड कप में सचिन और सिद्धू की 90 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप थी। हाँ, वो सालों तक एक रिकॉर्ड था। लेकिन मंधाना और शिफाली ने 104 रन जोड़कर उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और बॉलिंग में दीप्ति शर्मा द मास्टरमाइंड साबित हुई। टूर्नामेंट में 22 विकेट्स और फाइनल में 39 रन देकर 5 विकेट का वो जादुई स्पेल। लेकिन इन सबके पीछे जो साइंस था उसके आंकड़े सच में पागल कर देने वाले हैं। साइंटिफिक जर्नल ऑफ स्पोर्ट एंड परफॉर्मेंस 2023 के हिसाब से भारतीय खिलाड़ियों का औसत VO2 मैक्स 46.76 था। ये एलीट लेवल है। और योयो टेस्ट में उन्होंने औसतन 1233.6 मीटर की दूरी तय की। यही वो हिडन एज है। देखिए, VO2 मैक्स का मतलब है कि हेवी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आपका शरीर कितनी ऑक्सीजन ले पा रहा है। इसे अगर थोड़ा आसान भाषा में समझें, जैसे हमारे फोन की बैटरी जब 10% पर आती है तो स्क्रीन डिम हो जाती है, फोन हैंग करने लगता है। हाँ, सिस्टम स्लो हो जाता है। विरोधी टीमों की हालत आखिरी 10 ओवरों में वैसी ही हो जाती थी। लेकिन भारतीय टीम के पास जैसे कोई इनबिल्ट पावर बैंक था जो उन्हें टर्बो मोड में डाल देता था। इसे लैक्टिक एसिड से भी जोड़ सकते हैं ना? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। लैक्टिक एसिड को आप उस जंग की तरह मान लीजिए जो मशीन में तब लगती है जब ऑक्सीजन कम हो जाए। और ये जंग मसल्स को जकड़ लेती है। सही कहा। जब मसल्स में लैक्टिक एसिड जमता है तो बैटर का फुटवर्क 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक स्लो हो जाता है। और क्रिकेट में तो वही 1 मिलीसेकंड तय करता है कि बॉल बाउंड्री के पार जाएगी या कीपर के दस्तानों में। एकदम। तो इंडिया का हाई VO2 मैक्स ये तय कर रहा था कि उनके शरीर में वो जंग बहुत देर से लगे। और योयो टेस्ट में 1233 मीटर का मतलब है कि रिकवरी बहुत फास्ट थी। रिपोर्ट में बांग्लादेश का डेटा भी है कि उनका VO2 मैक्स सिर्फ 43.60 था और योयो टेस्ट 857 मीटर। मतलब भारतीय टीम औसतन 300 मीटर ज्यादा की कैपेसिटी दिखा रही थी। जब कोई 48th ओवर में बॉलिंग कर रहा हो और शरीर थक चुका हो तो रिलीज पॉइंट नीचे आ जाता है और फिर फुल टॉस या शॉर्ट बॉल गिरती है। बिल्कुल। लेकिन एलीट कंडीशनिंग की वजह से दीप्ति शर्मा 48th ओवर में भी उतनी ही बैलेंस थी जितनी पहले ओवर में। उनकी मसल्स में कोई थकावट नहीं थी, दिमाग शांत था और इसीलिए वो एकदम सटीक लेंथ पर बॉल डाल पाई। मतलब आजकल का क्रिकेट सिर्फ कलाई के जादू या टैलेंट का खेल नहीं बचा है। नहीं, अब ये पूरा बायोमैकेनिक्स का साइंस है। और इस पूरी साइंटिफिक तैयारी का सबसे परफेक्ट रूप हमें नवी मुंबई के फाइनल में दिखा। हाँ, फाइनल का जो एग्जीक्यूशन था वो किसी भी कोचिंग मैनुअल के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है।
रिपोर्ट के हिसाब से भारत ने फाइनल को 3 क्लियर फेज में बांटा था। पहला फेज था शिफाली और मंधाना का, वो अग्रेसिव स्टार्ट, जिसने साउथ अफ्रीका को संभलने का मौका ही नहीं दिया। और दूसरा फेज था मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी, जहां दीप्ति और ऋचा घोष ने कमान संभाली। ऋचा का इम्पैक्ट रेट 133 के करीब था, उसी के बदौलत टीम 298 तक पहुंची। लेकिन जो सबसे मुश्किल फेज था वो था लॉरा वोलवार्ट के शतक के दौरान। जब सामने वाला 101 रन बना ले और खतरनाक दिख रहा हो तो पैनिक होना लाजमी है। किसी भी टीम के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने अपना डिसिप्लिन नहीं खोया, फील्ड प्लेसमेंट एकदम क्लिनिकल रही। और शेफाली ने बॉलिंग में 36 रन देकर 2 विकेट निकाले, उस पार्टनरशिप को तोड़ा। जिसके बाद दीप्ति ने लोअर ऑर्डर को समेट दिया और 52 रन से वर्ल्ड कप हमारा हुआ। पूरी तरह से मैच पर कंट्रोल रखा उन्होंने। लेकिन इस रिपोर्ट का एक हिस्सा ऐसा है जो सच में दिमाग घुमा देता है। मतलब जो ट्रॉफी उठाने के तुरंत बाद हुआ। हाँ, वो बहुत अलग था। अक्सर हमने देखा है कि जब कोई टीम 47 साल का सूखा खत्म करती है तो कई महीनों तक सिर्फ सेलिब्रेशन होता है, इंटरव्यूज, एडवर्टाइजमेंट्स। लेकिन इस टीम का रवैया अलग था। एकदम अलग। जश्न मनाने के कुछ ही घंटों बाद मैनेजमेंट सीधा कैलकुलेशन मोड में आ गया। उनका पूरा फोकस 14 जून 2026 से इंग्लैंड में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर शिफ्ट हो गया, जिसका पहला मैच बर्मिंघम में पाकिस्तान से है। जी, और इसे रिपोर्ट में फ्यूचर प्रूफिंग कहा गया है। प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में अब यही होता है। वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया, वो अब पास्ट हो गया। अब अगला टारगेट T20 में डोमिनेट करना है। पर 2026 के स्क्वाड के लिए जो फैसले लिए गए वो किसी को भी शॉक कर सकते हैं। हरलीन देओल और स्नेह राणा जैसी एक्सपीरियंस्ड वर्ल्ड कप विनर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हाँ, ये फैसले बहुत कड़े थे। और उनकी जगह विमेंस प्रीमियर लीग यानी WPL से नई लड़कियों को सीधे कोर ग्रुप में ले आए, जैसे नंदिनी शर्मा, जिन्होंने WPL के 10 मैचों में 17 विकेट लिए थे। हाँ, और मिडिल ऑर्डर में अग्रेशन के लिए भारती फुलमाली को ले आए। तो मेरा सवाल ये है कि एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ इतनी जल्दी छेड़छाड़ करना, क्या ये बहुत बड़ा रिस्क नहीं है? देखिए, बाहर से ये बहुत रूखा या निर्मम लग सकता है। हाँ, क्योंकि जो कल तक हीरो थे उन्हें सीधा बाहर कर दिया। इससे टीम में इनसिक्योरिटी नहीं आएगी? ये सवाल वाजिब है, लेकिन अगर एक विनर टीम को एक अनबीटेबल एम्पायर में बदलना है तो ऐसे फैसले जरूरी हैं। वनडे से T20 में आते ही बायोमैकेनिकल डिमांड्स बदल जाती हैं। खासकर इंग्लैंड की पिचों पर आपको शुरू से ही एक्सप्लोसिव एनर्जी चाहिए। मतलब वहां पुराना टेम्पलेट काम नहीं आएगा? बिल्कुल। हरलीन और स्नेहा राणा शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन इंग्लैंड के लिए डेटा किसी और तरह के स्किल की डिमांड कर रहा है। बात घूम फिर कर फिर डेटा और साइंस पर आ गई। जी, 15 खिलाड़ियों का जो रोल डिफाइन किया गया है वो साबित करता है कि मैनेजमेंट इमोशंस पर नहीं, डेटा पर फैसले ले रहा है। WPL ने एक ऐसा टैलेंट पूल दे दिया है जहां से वो स्पेसिफिक इम्पैक्ट प्लेयर्स उठा सकते हैं। तो नंदिनी शर्मा की वो 17 विकेट सिर्फ एक स्टैट नहीं है, वो इंग्लैंड के लिए जरूरी अग्रेशन का प्रूफ है। एकदम, ये पुरानी टीम से छेड़छाड़ नहीं बल्कि इवोल्यूशन है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो एक चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर है, 2025 का वर्ल्ड कप जीतना कोई रातों रात हुआ मिरेकल नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये 47 साल की हार से सीखी गई बातों का रिजल्ट था। $13.88 मिलियन की प्राइज मनी से मिली फ्रीडम का नतीजा था। और 59 पर 2 होने के बावजूद काउंटर अटैक करने की हिम्मत थी। और सबसे बड़ी बात, ये उस इलीट कंडीशनिंग का रिजल्ट था जिसने प्लेयर्स को 48 ओवर में भी थकने नहीं दिया। चैंपियन बनने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, एक चैंपियन ब्लूप्रिंट चाहिए। और वो ब्लूप्रिंट कभी फिक्स नहीं रहता। 2025 की स्ट्रैटेजी 2026 में काम नहीं आएगी, ये टीम इंडिया जानती है। इसी बात ने महिला क्रिकेट के लिए आने वाले पूरे दशक का बेंचमार्क सेट कर दिया है। एकदम सही। और इसी एनालिसिस से खेल के फ्यूचर को लेकर एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। वो दौर खत्म हो गया जब सिर्फ नेचुरल टैलेंट से वर्ल्ड कप आते थे। जी, अब डायनामिक्स बदल चुके हैं। तो जो लोग भी आज हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। क्या आने वाले समय में वर्ल्ड क्रिकेट पर वो टीमें राज करेंगी जिनके पास सबसे टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, या फिर अब वो वक्त आ गया है जब असली किंग वो टीमें होंगी जिनके पीछे सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स, बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट्स और डेटा एनालिस्ट्स की फौज खड़ी है? ये बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है। क्या क्रिकेट के मैदान पर अब असली लड़ाई इंसान के टैलेंट की है, या ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी और साइंस की जंग बन चुकी है? इस पर जरूर सोचिएगा।